हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरे चैनल पर मिलते हैं आपको कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, और आजकल मैं आपको करवा रही हूँ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हम आप पहुंचे हैं पार्ट 2 पर। पहले में हमने जान ली थी इंट्रोडक्शन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स और डेफिनेशंस भी हमने 2 सबसेक्शन 8 तक जान ली थी। उसी को आगे बढ़ाएंगे और जितनी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 से लेके 2 सबसेक्शन 15 तक आएंगी, सबको डिटेल में समझ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। जैसे कि हम जानते हैं कि ये सारे का सारा जो एक्ट है ये 7 चैप्टर्स के बीच में बटा हुआ है और हम चैप्टर 1 को ही अभी समझ रहे हैं। चैप्टर 1 में हम चल रहे हैं सेक्शन 2 में, जिसमें की दी गई हैं सारी डेफिनेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बची हुई डेफिनेशंस को समझना। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। डेफिनेशन है यहाँ पर मर्केंटाइल एजेंट की। इस डेफिनेशन को समझने से पहले ये जान लीजिए कि एजेंट कौन होता है। एजेंट वह इंसान होता है जो कि अपने प्रिंसिपल को, जिसने उसे काम पे रखा है यानी उसका प्रिंसिपल, उसे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स में बांध देता है थर्ड पार्टीज के साथ। प्रिंसिपल ही उसको अपॉइंट करता है, उसको काम देता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है उसे कमेंस कर देता है। तो एजेंट अपने कनेक्ट्स को यूज करता है और जो प्रिंसिपल है उसे थर्ड पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में जोड़ देता है। कई प्रकार के एजेंट्स होते हैं, बट इस एक्ट के अंदर हमने मर्केंटाइल एजेंट के बारे में ही जानना है। तो मर्केंटाइल एजेंट वह एजेंट है, एक ऐसा इंसान जो कि कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि बिजनेस में आमतौर पर होता है, उसे फॉलो करते हुए एक अथॉरिटी प्राप्त कर लेता है, या तो चीजों को बेचने की या उसे कंसाइन करने की। कंसाइन करता है, उसके पीछे मकसद होता है गुड्स को सेल करना, या बाय भी करता है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे। मनी रेज करता है, क्या रख के? सिक्योरिटी रख के गुड्स की। ये सारे काम वह कर देता है, लेकिन ये जितने भी काम उसने किए ये उसने ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल ही करे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 10। यहाँ पर जो डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं वह डेफिनेशन है प्राइस के बारे में, कि प्राइस क्या होता है। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने सुना है। प्राइस का मतलब है मनी कंसिडरेशन, जो पैसा आपने देना होता है, क्योंकि जब सेल ऑफ गुड्स होती है तो उसमें मनी का रोल होता ही होता है। तो प्राइस का मतलब दाम, जो कि बायर को पे करना पड़ेगा। अगली डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 की। डेफिनेशन है प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ पर ओनरशिप, मालिकाना हक। तो जब यहाँ पर एक्ट में ये बोला गया है कि प्रॉपर्टी मींस जनरल प्रॉपर्टी, तो जनरल प्रॉपर्टी और एक शब्द यहाँ पर यूज किया गया है स्पेशल प्रॉपर्टी, दोनों में काफी फर्क है। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब है राइट ऑफ ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक आपके पास है, आपके पास पूरे का पूरा कंट्रोल है उस चीज के ऊपर। आप चाहे तो उसे बेचें, चाहे तो किसी और की पोजेशन में ट्रांसफर कर दें, प्लेज कर दें, या चाहे उसे हमेशा के लिए अपने पास ही रख लें, मतलब आपकी है, जो मर्जी कीजिए। दूसरी तरफ बात आ जाती है स्पेशल प्रॉपर्टी की। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब है कि यू हैव द राइट ऑफ पोजेशन, वह चीज सिर्फ आपके पास पड़ी है, आप उसके ओनर नहीं है। हो सकता है किसी ने आपके पास उसको प्लेज किया हो, इस केस में आपके पास कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। और यहाँ पर जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, वह कहता है कि प्रॉपर्टी में सिर्फ इंक्लूड किया जाएगा जनरल प्रॉपर्टी को, जिसके साथ आप जो चाहें कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 2 और सबसेक्शन 12। इस एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 जो है
वह डेफिनेशन देता है क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में। तो क्वालिटी ऑफ गुड्स के अंदर दो चीजें इंक्लूड की गई हैं। एक तो है कि चीजों की स्टेट क्या है, मतलब वह किस प्रकार की हैं और उनकी क्या कंडीशन है। ये इस चीज को निर्धारित करती है कि कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। फिर आ जाता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। इस डेफिनेशन के अंदर बात की गई है सेलर की। तो सेलर है वह व्यक्ति जो कि या तो चीजों को अभी बेच रहा है या एग्री कर रहा है कि आने वाले समय में वह चीजों को बेच देगा। तो जिसके पास है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स वह ही बन सकता है सेलर। अगली डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंडर। डेफिनेशन है यहाँ पर स्पेसिफिक गुड्स के बारे में। तो स्पेसिफिक का मतलब होता है खास। तो स्पेसिफिक गुड्स का मतलब वह खास वस्तुएं जिन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जिसके ऊपर सहमति हो चुकी है कि जब कॉन्ट्रैक्ट को तैयार किया गया तो इन्हें ही बेचा जाएगा, यानी कि जो सेल होनी है वो किसकी होनी है इसका निर्णय ले लिया गया है। तो स्पेसिफिक गुड मतलब खास गुड्स जिनके ऊपर एक निर्णय हो चुका है बेचने का। इसके बाद हमारे पास आ जाती है अगली डेफिनेशन जो कि है सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 के अंडर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात यहाँ पर समझाई थी कि ये जो एक्ट है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर चलता है। तो उसका जो सेक्शन 9 है उसके अंदर यहाँ पर एक बात बोली गई है कि कुछ एक एक्सप्रेशंस हैं जो कि इस एक्ट में यूज किए गए हैं, लेकिन उनकी डेफिनेशंस इस एक्ट के अंदर नहीं बताई गई हैं। तो यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर मिसिंग है और उसका मीनिंग देखना है तो वह मीनिंग वही माना जाएगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। मतलब ये उसके साथ साथ चलता है। जो चीज यहाँ पर मिसिंग है उसका मीनिंग दूसरे एक्ट के अंदर देख के सेम ही लागू किया जा सकता है। तो इसके साथ ही हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हुआ। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि सेक्शन 3 के अंदर क्या है। तो जो सेक्शन 3 है उसके अंदर हमने डिस्कस करना है एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट 9 ऑफ 1872। चलिए अब हम जान लेते हैं सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं वह प्रोविजंस जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करती हैं। यहाँ पर आपको शब्द दिखाई दे रहा है अनरिपील्ड प्रोविजंस। इसका मतलब होता है वह प्रोविजंस जो अभी इन ऑपरेशन है यानी लागू हो रही हैं, एक्सपायर नहीं हुई। कुछ एक ऐसी प्रोविजंस हो सकती हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो कि इनकंसिस्टेंट मेल नहीं खाती हैं जो कि हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट की प्रोविजन है उनके साथ। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वह प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रद्द हो जाएंगी, वह बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगी। और जब भी कोई सेल ऑफ गुड्स एक्ट होगा उस पे चाहे वो प्रोविजंस सेम हो, इनकंसिस्टेंट हो, जैसी भी हो, वह लागू होकर ही रहेंगी। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उसमें हमने डिटेल में जाना कि सेक्शन 1 के अंदर क्या क्या रूल्स हैं, सेक्शन 2 के अंदर सारी डेफिनेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ली और सेक्शन 3 में हमने जाना कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजंस है उनका क्या असर आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर। अब आप इस स्लाइड के ऊपर गौर कीजिए। चैप्टर नंबर 1 को जो नाम दिया गया है इस एक्ट के अंदर उसका नाम है प्रिलिमिनरी, जिसे कि हमने डिटेल में जान लिया है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम चलेंगे चैप्टर 2 पे, जिसमें हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से होता है और कौन कौन से सेक्शंस इसके साथ डील करते हैं। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। मैं मिलने वाली हूँ आपको बहुत जल्द एक नए इंटरेस्टिंग और बेहतरीन वीडियो लेक्चर के साथ।